है कमला हैरिस को उन्होंने परास्त कर दिया है। अब मामला हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए मामला इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो है हम कहीं ना कहीं जो है यूएसए की जो नीतियां होती हैं उनसे हमारा देश और ये दुनिया पूरी तरीके से प्रभावित होती है। उसका प्रभाव जो है हर किसी व्यक्ति पर कहीं ना कहीं देखने को किसी न किसी रूप में मिल सकता है। और साथ ही साथ ये जो टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन के अंतरराष्ट्रीय संबंधों का जो जीएस का सेकंड पेपर होता है उसके अंतर्गत भी ये इंपॉर्टेंट है, मेंस के अंतर्गत। तो आइए हम बात करते हैं इसके अंतर्गत, इस वीडियो के अंतर्गत हम जो है समझेंगे यूएसए का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, किस तरीके से काम करता है, साथ ही साथ जो है ट्रंप की नीतियां क्या रही हैं अपने पिछले कार्यकाल के दौरान, और वो नीतियां भविष्य में क्या हो सकती हैं और किस तरह के चैलेंज जो है ट्रंप साहब के सामने उपस्थित हैं उनको हम समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। यदि हम बात करें न्यूज की, तो न्यूज आप जानते ही हैं कि यूएसए के अंतर्गत जो है 4 साल के लिए जो है राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। राष्ट्रपति का इलेक्शन कितने सालों का होता है? 4 साल का। 4 साल का टेन्योर होता है राष्ट्रपति का। और ये जो है ट्रंप का जो है सेकंड कार्यकाल होगा आफ्टर जो बाइडेन, यानी कि बीच में जो है जो बाइडेन जो है वहां के राष्ट्रपति थे। और इस बार के इलेक्शन में यानी कि वर्ष 2024 के इलेक्शन में जो है ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में जो है ये राष्ट्रपति के पद की लड़ाई थी और जिसे ट्रंप साहब ने जो है जीत लिया है। अब ट्रंप साहब के साथ में जो है कई बार आपने देखा होगा एलन मस्क भी बहुत जोश के साथ में जो है दिखाई देते हैं। और ट्रंप जो है कई बार आपको जो है खाना बांटते हुए नजर आते हैं। और साथ ही साथ जो है ट्रंप कहीं ना कहीं मजदूरों की गाड़ियों में और जो है सफाई करने वाले कर्मियों की गाड़ी में भी जो कई बार जो है इलेक्शन के कैंपेन के दौरान जो है वो नजर आते हैं। तो उन्होंने जो है अपनी जीत हासिल करी है। यदि हम आगे पॉलिटिकल सिस्टम को यूएसए के समझे तो यूएसए के अंतर्गत जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है, ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है यूएसए का, ये जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दुनिया के अंतर्गत जो है 2 पॉलिटिकल सिस्टम है, एक तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया और दूसरा सिस्टम होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो इंडिया और यूके के अंतर्गत पाया जाता है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट जो होता है, जो राष्ट्रपति जो होता है वो नामात्र का होता है, उसकी शक्तियां कम होती है, जबकि रियल हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। जबकि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है इसके अंतर्गत जो है सबसे महत्वपूर्ण पद होता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति ही जो है संवैधानिक प्रमुख होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है कॉन्स्टिट्यूशनली, और साथ ही साथ रियल पावर भी उसी के हाथों में होती है। जबकि इंडिया के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है इंडिया के अंतर्गत और प्रधानमंत्री जो है रियल हेड हैं। तो ये जो है वहां का पॉलिटिकल सिस्टम है। यदि हम थोड़ी सी बात करें यहाँ के इलेक्शन के सिस्टम की तो हम समझ सकते हैं यूएसए के अंतर्गत क्या होता है। एक बनता है इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? इलेक्टोरल कॉलेज के अंतर्गत ऐसे लोग शामिल होते हैं जो यूएसए के प्रेसिडेंट के लिए जो है इलेक्शन में भाग लेते हैं और अपने राष्ट्रपति को चुनते हैं। अब ये व्यक्ति कैसे चुने जाते हैं, क्या होता है इलेक्टोरल कॉलेज? यदि हम यूएसए की बात करें तो यूएसए के अंतर्गत जो है प्रांत होंगे, बहुत सारे प्रांत हैं वहां पर भी। यूएसए जो है यूएस प्रांतों में बटा हुआ है। अब इन प्रांतों में क्या होता है? इन प्रांतों के अंतर्गत जो है जनता, यहां की जनता प्रांतों के लिए जो है इलेक्टर्स को चुनती है, यानी कि ऐसे लोगों का चुनाव करती है डायरेक्टली जो लोग राष्ट्रपति को चुनेंगे। जनता के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन में भाग लिया जाता है। अब ये जो लोग चुने गए वहां के प्रांतों में, यूएस के प्रांतों में, अब ये लोग जो है राष्ट्रपति के लिए जो है वोट करेंगे। और राष्ट्रपति के लिए जो लोग वोट करते हैं वो अलग अलग पार्टियों से आते हैं और वो अपनी अपनी पार्टी के वफादार होते हैं। इसलिए जो है कई बार आपको दिखाई देगा जो यूएसए के अंतर्गत 2 मेन पार्टियां हैं, डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन। ये जो पार्टियां हैं
इन दोनों के बीच में मेल लड़ाई देखने को मिलेगी और ऐसा नहीं होता है कि वहां पर कोई क्रॉस वोटिंग हो जाए। तो होता क्या है, जनता के द्वारा जो है इलेक्टर्स चुन लिए गए, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज बन गया है वहां के प्रांतों को जो है इलेक्टोरल कॉलेज जो बनता है उसके अंतर्गत जो इलेक्टर्स होते हैं, उन इलेक्टर्स को जो है किस आधार पर प्रांतों का किया जाता है, पॉपुलेशन के आधार पर। पॉपुलेशन के आधार पर जो है इलेक्टोरल कॉलेज चुनने के लिए जो है प्रांतों को बांटा जाता है। और सबसे ज्यादा जो इलेक्टर्स आते हैं वो कहां से आते हैं, कैलिफोर्निया से। ये तो हो गई पॉलिटिकल सिस्टम की बात। अब जो है हम ट्रंप की कुछ नीतियों का समझने का प्रयास करेंगे और जो ट्रंप की नीतियां रही हैं, ट्रंप के सामने किस तरह के चैलेंज हैं और किस तरीके से उससे जो है अंतरराष्ट्रीय संबंध और कूटनीति में डिप्लोमेसी के अंतर्गत जो है प्रभाव दिखाई देगा। वन बाय वन वी विल सी दिस। यदि हम ट्रंप के पिछले कार्यकाल की बात करें तो ट्रंप साहब जो है ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनका हमेशा ये मानना था कि यूएस फर्स्ट होना चाहिए दुनिया के अंतर्गत। वो यूएसए को जो है प्राथमिकता देते हैं और कहते हैं कि यूएसए जो है सबसे ऊपर होना चाहिए और यूएसए के हित जो है सर्वोपरि हैं। और उन हितों को पूरा करने के लिए जो है जिस तरीके से वो जनता के सामने बात करते हैं और अपनी किस तरह की नीतियां अपनाते हैं, उसका प्रभाव जो है हमें दुनिया के प्रत्येक कोने में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो जब वो यूएस फर्स्ट की बात कर रहे होते हैं, यूएस को ग्रेट अगेन बनाने की बात कर रहे होते हैं कि यूएस जो है दोबारा से ग्रेट बनेगा, महान बनेगा, जब वो बात करते हैं अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान, तो कहीं ना कहीं उस तरह की वो नीतियां भी लेके आएंगे। और इन नीतियों को हम जो है कुछ रूप में समझ सकते हैं, जैसे कि ट्रेड को लेकर। यदि हम पिछले कार्यकाल की बात करें ट्रंप के, तो ट्रंप जो है प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाते हैं। दैट मीन्स एक तरफ चाइना है, चाइना जो है अपने गुड्स एंड सर्विसेज जो है पूरी दुनिया के अंतर्गत जो है एक्सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ क्या है, यूएस है। यूएस भी जो है अपनी वस्तुओं को और सेवाओं को जो है कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया के अंतर्गत। तो अब यूएसए क्या है, चाइना की वस्तुओं को यूएसए में आने से रोकने के लिए जो है क्या करता है, चाइना की वस्तुओं पर अत्यधिक टैरिफ लगा देता है, उनके ऊपर अत्यधिक टैक्स लगा देता है। और जब यूएसए चाइना की वस्तुओं के ऊपर टैरिफ और टैक्स लगाता है, तो ये जो नीति है टैरिफ और टैक्स को बढ़ाने की, अब टैरिफ अगर चाइना की वस्तुओं पर यूएसए लगाएगा तो यूएसए के अंतर्गत चाइना की वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, कॉम्पीट नहीं कर पाएंगी। दैट मीन्स चाइना के माल की डिमांड कम हो जाएगी वहां पर। तो इसी को कहा जाता है, ट्रंप साहब की जो पहले जो है चाइना से हमेशा लड़ाई रही थी, किस चीज को लेकर, प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी को लेकर। उधर से चाइना भी जो है प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाता है और यूएसए के ऊपर कहीं ना कहीं जो है वो लगाने की बात करता है, वो उनकी वस्तुओं पर टैरिफ टैक्स बढ़ा देता है, कस्टम ड्यूटीज जो है बढ़ा देता है। तो सबसे पहले ट्रेड की पॉलिसी हुई। अब इससे क्या होता है, यदि चाइना के साथ ट्रंप साहब की नीति प्रोटेक्शनिज्म की इस बार भी होती है, तो कहीं ना कहीं भारत की किसी ना किसी इंडस्ट्री को जो है आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा व्यापार यूएसए के साथ में। अगली पॉलिसी की यदि हम बात करें तो अगला चैलेंज है एक प्रकार से नाटो के सामने। देखो, हम जानते हैं दुनिया के अंतर्गत यूएसए ने अपना दबदबा बनाए रखने के लिए और अपनी ताकत को हमेशा दिखाने के लिए कि हम भी यहां पर हैं और हमारे बिना जो है ये दुनिया चलने ही पाएगी। तो इन्होंने क्या किया, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, इन्होंने क्या किया, एक संगठन बनाया जो मिलिट्री संगठन है, जिसे हम जानते हैं नाटो के नाम से। और नाटो के सामने जो है सबसे बड़ा चैलेंज कौन है, रशिया है। अब रशिया जो है, रशिया क्या कर रहा है, नाटो जो है रशिया के आसपास ना भटक सके, उसने क्या किया, यूक्रेन के ऊपर जो है, यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। तो नाटो के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, रशिया। और रशिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो है कौन है, यूएसए। तो इससे क्या होता है, नाटो के सामने जो है रशिया और यूक्रेन वॉर को रोकने के लिए जो है सबसे बड़ा चैलेंज जो है ट्रंप के सामने भी दिखाई देगा। अब ये भविष्य में देखने का विषय रहेगा कि ट्रंप साहब जो है रशिया और यूक्रेन वॉर के संबंध में नाटो को किस तरीके से प्रभावी बनाते हैं और रशिया उसके संबंध में जो है क्या कदम उठाता है। ये कहीं ना कहीं ये भी जो है आपको प्रभावित होता दिखाई देगा ट्रंप की नीतियों से। आगे यदि हम बात करें तो हम ये जान रहे हैं अच्छे से कि यूएसए जो है, यूएसए के अंतर्गत जो इलेक्शन हुआ है वो ऐसे दौर में हुआ है जब दुनिया के अंतर्गत संघर्ष बहुत ज्यादा हावी हैं। पहला संघर्ष जैसे कि रशिया और यूक्रेन का है,
दूसरा संघर्ष जो है आपको मिडिल ईस्ट के अंतर्गत जो है दिखाई देगा, जहां पर हमास और इजराइल का मामला जो है आपको कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। वो भी बहुत बड़ा संघर्ष है। दुनिया को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्टेज पे लेके खड़ा कर दिया है इस संघर्ष ने। तो ट्रंप के सामने जो है बहुत सारे चैलेंज हैं, और दूसरी तरफ जो है दुनिया की अर्थव्यवस्था में जो है गिरावट भी आ रही है। तो इन चैलेंजों को यदि हम देखें, यदि हम मिडिल ईस्ट के चैलेंज को देखें, तो मिडिल ईस्ट के चैलेंज से जो है कहीं ना कहीं इंडिया भी बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है? अब जो है इजराइल और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसको? फिलिस्तीन को लेकर। अब क्या होता है, यूएसए की हमेशा नीति रही है, ऐसे लोग, ऐसे देश जो है दुनिया के अंतर्गत जो हमास जैसे संगठन का समर्थन करते हैं या जो फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, उन देशों के ऊपर यूएसए कहीं ना कहीं सैंक्शन लगाने की कोशिश करता है, जिसके अंतर्गत जो है सबसे महत्वपूर्ण देश कौन है? अपना ईरान। ईरान दूसरी तरफ जो है, एक तरफ तो जो है ईरान समर्थन करता है किसका? फिलिस्तीन का। वहीं दूसरी तरफ ईरान के अंतर्गत जो है परमाणु शक्ति हासिल करने के लिए जो है अपने जो है परमाणु कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। तो उस परमाणु शक्ति के कार्यक्रम के कारण जो है ट्रंप ने जो है पहले भी ईरान के ऊपर बहुत बड़े सैंक्शन लगाए थे, और उन सैंक्शन का प्रभाव जो है ईरान की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिला था। अब जब वहां पर जो है ईरान सैंक्शन लगाएगा, तो भारत क्या करता है? भारत जो है ईरान से जो है अपना जो व्यापार करता है, ईरान के चारवाहा पोर्ट के माध्यम से भारत जो है मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में जुड़ने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं जो है ईरान और भारत के संबंध भी इससे प्रभावित होते हमें दिखाई देंगे। अब ये देखने का विषय रहेगा कि किस हद तक ट्रंप साहब जो है ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं, और मिडिल ईस्ट का जो संघर्ष है हमास और इजराइल का, इसको वो किस तरीके से टैकल करते हैं, ये हम भविष्य में देखेंगे। अगली बात यदि हम करें इंडिया और यूएसए की, जो इंडिया के अंतर्गत राइट विंग के लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि भाई यूएसए के अंतर्गत यदि ट्रंप की सरकार है तो वो कहीं ना कहीं मोदी जी के वो फ्रेंड है, तो भारत के लिए जो है बहुत अच्छी बात है वो। और जबकि ट्रंप की यदि हम बात करें, भारत और यूएसए के संबंधों में ट्रंप के दौरान जो है हम ये देखते हैं कि मिलिट्री और डिफेंस से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो संबंध थे हमारे, उनमें कहीं ना कहीं सुधार हुआ और व्यापार भी जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। लेकिन साथ ही साथ जो है इंडिया और यूएसए के संबंधों की यदि हम जांच पड़ताल करें तो हम उसमें ये पाते हैं इंडिया के लिए जो है यूएसए कहीं ना कहीं चैलेंज हो सकता है। ट्रंप की नीतियां, ट्रंप क्योंकि प्रोटेक्शनिज्म की नीति अपनाते हैं, और भारत के जो है आईटी सेक्टर से जुड़े लोग जो है H1B वीजा लेकर कहां जाते हैं? अमेरिका। और जबकि ट्रंप साहब जो है H1B वीजा के जो है प्रावधानों को जो है कठिन बना देते हैं, जिससे भारत के लोग जो है वहां पर नहीं जा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो अमेरिका से रेमिटेंस आता है, उस रेमिटेंस में गिरावट देखने को मिलेगी। साथ ही साथ H1B वीजा की जो है कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलेगी। और दूसरी तरफ जो है भारत जो है सबसे बड़ा सदस्य है क्वाड के अंतर्गत, और यदि हम क्वाड के बात करते हैं तो उस समय एशिया पैसिफिक के क्षेत्र में जो है चाइना सबसे बड़ा चैलेंज है। किसके सामने? दुनिया के सामने, यूएसए के सामने। और चाइना जो है कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी के अंतर्गत जो है चैलेंज करता है पूरे दुनिया के व्यापार को, और साउथ चाइना सी में अपना अधिकार जमाता है। और जबकि क्वाड के अंतर्गत जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडो पैसिफिक के जो क्षेत्र हैं वो शामिल हैं इंडिया के साथ साथ। तो कहीं ना कहीं हमारे जो संबंध हैं यदि वो बहुत ज्यादा ट्रंप जो है बहुत अधिक कठिन जो है प्रावधान उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में चाइना की तरफ से जो है चैलेंज उन्हें देखने को मिलेगा, क्योंकि साउथ चाइना सी में हमेशा चाइना जो है अपनी चलाता है। तो ये भी जो है ट्रंप साहब के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा होगी, और भारत जो है क्वाड का सदस्य है। आगे यदि हम बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स जो है इस समय यूएसए के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। और ब्रिक्स की यदि हम बात करें, ब्रिक्स में जो है सबसे बड़ा देश भारत भी शामिल है। भारत मेजर पावर में शामिल है, और रशिया, चाइना उसके अंतर्गत शामिल हैं। और रशिया और चाइना हमेशा जो है एक दूसरे के एनिमी देखने को मिलेंगे आपको। डिफेंस का क्षेत्र हो, स्पेस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, वो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ कोई क्षेत्र हो, तो कहीं ना कहीं। और ब्रिक्स जो है एक ऐसा संगठन है जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बहुत अच्छे कदम उठा रहा है। जैसे कि यूएसए का क्या करता है, यूएसए जो है डॉलर के आधार पर जो है पूरी दुनिया में व्यापार होता है, और डॉलर की
वैल्यू को कम करने के लिए ब्रिक्स के द्वारा कहीं ना कहीं अपनी खुद की करेंसी लॉन्च की जाने की संभावना है। अभी आपने जो है रशिया के कजान में जो है ये वीडियो है, आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ब्रिक्स अपनी डी डॉलराइजेशन की पॉलिसी अपना रहा है, वो भी जो है ट्रंप के सामने बहुत बड़ा चैलेंज होगी। और भारत भी क्योंकि ब्रिक्स का सदस्य है, तो हो सकता है भविष्य में ट्रंप और इंडिया के रिलेशन नेगेटिवली प्रभावित हों। अब यदि हम आगे बात करें तो ट्रंप जो है एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं सहयोग करने से मना कर दिया था। यदि हम क्लाइमेट चेंज से संबंधित मुद्दों की बात करें तो UNFCCC एक संगठन है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये क्या है? एक संगठन है जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित मुद्दों को देखता है और दुनिया के अंतर्गत जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जो आपका एमिशन बढ़ रहा है, इसको कम करने के लिए और टेम्परेचर को जो है मेंटेन करने के लिए कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो बैठक होती हैं, और इसके अंतर्गत जो है 21 की बैठक हुई थी, जिसे हम पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। और ट्रंप जो है ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो है UNFCCC के प्रभाव को खत्म करने के लिए COP 21 का जो पेरिस एग्रीमेंट था, पेरिस एग्रीमेंट से जो है बाहर निकलने की बात कर दी। और जब जो बाइडेन वापस आते हैं अपनी सरकार, जब वो बीच में जो है ट्रंप साहब चुनाव हार गए और जो बाइडेन की सरकार बनी, तो जो बाइडेन ने जो है फिर से जो है COP 21 के पेरिस एग्रीमेंट में शामिल होने के लिए जो है कदम उठाए। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है, हो सकता है भविष्य में UNFCCC का प्रभाव कम हो या बढ़े, ये तो देखने का विषय रहेगा। लेकिन ट्रंप साहब के जो विचार हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, वो उस समय पर कहीं ना कहीं नेगेटिव ही दिखाई दिए थे। तो इस बार के उनके कार्यकाल में क्या होगा, ये देखने का विषय रहेगा। और ये देखने का विषय ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है नवंबर इसी मंथ में जो है UNFCCC की जो है 29वीं COP होने वाली है। और उसमें किस तरीके के प्रावधान होंगे, किस तरह के एग्रीमेंट होंगे, क्या उन पर मुद्दे उठाए जाएंगे वहां पर, ये हमारा देखने का विषय रहेगा। वहीं दूसरी तरफ जो है ट्रंप ऐसे व्यक्ति भी हैं जो यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट की कमीशन है, उससे जो है बाहर निकल गए हैं। और कहीं ना कहीं जो इजराइल के ऊपर ये आरोप लगाती है दुनिया यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत कि इजराइल जो है मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। और इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक कौन है? USA। तो कहीं ना कहीं जो इजराइल के ऊपर जो है बात की जाती है किस चीज की, कि इन्होंने ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किया है, इनके ऊपर जो है वॉर क्राइम जैसे प्रावधान लागू होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज भी जो है प्रभावित होती हुई दिखाई देगी। तो ये भविष्य में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दुनिया के अंतर्गत ट्रंप के कारण दिखाई दे सकती हैं। जैसे कि ट्रंप जो है कई बार पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उससे कई बार सप्लाई बढ़ा देता है, कई बार सप्लाई घटा देता है। तो हो सकता है भारत के अंतर्गत भी अगर ऐसे कुछ कदम उठाए जाते हैं इन्फ्लेशन को लेकर USA के अंतर्गत, तो जो ऑयल प्राइस है इंडिया के अंतर्गत वो राइज कर जाए भविष्य में। ये देखने का विषय रहेगा कि ट्रंप की किस तरह की नीतियां अपने ट्रंप 2.0 के अंतर्गत जो है नीतियां अपनाई जाती हैं, और उन नीतियों के अंतर्गत जो चैलेंज है उनको ट्रंप साहब कैसे कंसोलिडेट करते हैं, उनके ऊपर किस तरीके से विचार करते हैं। तो ये हमारा देखने का विषय रहेगा। धन्यवाद।